वेलकम टू कॉमर्स पढ़ातो। आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से। देखिए, ये चैप्टर मेनली बोर्ड्स में 6 से 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। 6 नंबर के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा और 2 MCQs रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एज पर पैरा 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन अ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब किसी एक साल में बिजनेस के पास कितने इनफ्लोज होते हैं और कितने आउटफ्लोज होते हैं, इस चीज़ को मेजर हम कहाँ पे करते हैं? तो मेजर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए हम सीखते हैं इनफ्लोज क्या होते हैं। तो मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एट्सेट्रा। मतलब एसेट को बेच के या बिजनेस अपने प्लांट एंड मशीनरी को बेच के, गुडविल को बेच के जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लोज बोलते हैं। अब कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं? तो मेनली मनी पेड बाय द बिजनेस फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट्सेट्रा। मतलब बिजनेस जो मनी पे करती है एसेट को परचेज करने के लिए, लोन्स को रिपेमेंट करने के लिए और डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मेनली कहा गया है कैश आउटफ्लोज कहा गया है। ठीक है, अब समझते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो मेनली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को क्या कहा गया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा गया है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ या 3 मंथ से लेस रहे उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम 3 मंथ के अंदर या 3 महीने या 3 महीने से अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहा गया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज दे आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेनली जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें वो उनका करेंट अकाउंट खुलता है, तो करेंट अकाउंट वाले को फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने बैंक से एक्सेस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट कहाँ पे आता है? तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं सब चीज़ें। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम फर्स्ट अपना स्टार्टिंग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ने के लिए 2 मेथड के बारे में बताया गया है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से। अंडर इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा? क्वेश्चन आपका या तो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन रहेगा, बैलेंस शीट गिवन रहेगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहेंगे जिससे हमको क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है, अब देखिए फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर इनडायरेक्ट मेथड। मतलब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर से अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो स्टेप 1, पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। मतलब पहले हमको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। और कौन सा नेट प्रॉफिट? तो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के पहले जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है वो हमको निकालना है। वो कैसे निकलता है? तो देखिए, पहले हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी भी ना क्वेश्चन में मेनली 2 साल का बैलेंस गिवन रहता है। जैसे देखिए, मान के 2024 और 2025 का बैलेंस आपको गिवन रहेगा। तो 2025 को हम क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं और 2025 को हम क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। तो हम जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे उससे जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसमें ऐड क्या क्या करना है हमको? तो ऐड करेंगे फाइनल और प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्यों डिविडेंड हम जो पे करते हैं, डिविडेंड क्या चीज़ का पार्ट होता है? डिविडेंड एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो जब हम डिविडेंड को पे किए होंगे तो पहले उसको प्रॉफिट से माइनस किए होंगे। ठीक है, तब उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब हमको पहले का नेट प्रॉफिट निकालना है हमको। ठीक है, और ऐड क्या करेंगे उसमें? तो और हम लोग उसमें ऐड करते हैं
इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमने अगर साल के अंदर मतलब साल के मिड में या साल के दौरान कोई इंटरिम डिविडेंड पेड किया है तो हमको वो ऐड करना पड़ता है। और क्या ऐड करना है, तो एनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अगर हमने कोई भी प्रॉफिट का पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसने भी मेरे प्रॉफिट को कम किया होगा, तो उसको भी हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने में। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे उसमें, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक बात ध्यान रखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान जो प्रोविज़न फॉर टैक्स बना है वो हमको इसमें ऐड करना है। और क्या ऐड करेंगे, तो एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जिसको मैंने खर्चा मान के पहले माइनस कर दिया वो भी आपके यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो खर्चा में क्या क्या आता है, तो खर्चा में आएगा आपका, जैसे देखिए खर्चा में आ सकता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ सकते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर आ सकते हैं। ठीक है, अब लेस क्या क्या करेंगे, तो लेस करते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, मतलब हम होता है हमें कोई ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया होगा, उसका रिफंड मिला होगा हमें, उसको लेस करेंगे। और क्या क्या लेस करेंगे, और लेस होगा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमें एक इनकम मिला होगा और हमने उसको क्रेडिट किया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, अब उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इनकम में क्या क्या आ सकता है, तो होता है कि कोई हमारा सामान चोरी हुआ हो, कोई सामान लॉस्ट हुआ, उसके खिलाफ हमको क्या मिला हो या उसके बदले क्या मिला हमको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ हो। ठीक है, तो जब हम ये सारा एडजस्टमेंट को कर लेंगे तो फिर हम लोग का क्या निकलेगा, तो फिर हम लोग का निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझ में आया। अब देखिए एक नया चीज़ है इसमें, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। हमने यहाँ ऊपर में पढ़ा ना, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कभी कहीं ना क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होता नहीं, ये क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए अभी कैसे बनता है, पहले आपको क्वेश्चन में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। इसे मान के क्वेश्चन में 2 ईयर का बैलेंस दिया है, 2024 और 2025, जिसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा 2024 हमारा क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा 2025। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बी डी करके, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी करके। ठीक है, अब हमने साल के दौरान मतलब साल में जितने भी प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया होगा वो कहाँ लिखाता है, क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोविज़न फॉर जो टैक्स है वो एक टाइप का प्रोविज़न है, और प्रोविज़न हम बनाते कहाँ हैं, तो प्रॉफिट से पैसा निकाल के बनाते हैं, इसलिए वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हम लोग का यहाँ पे। अब डेबिट साइड में क्या आता है, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। देखिए मेनली ना क्वेश्चन में आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन रहेगा, और इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ गिवन रहेगा। अगर हमने साल के दौरान कितना प्रोविज़न बनाया है तो हम वो लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर हम लोग का क्या निकल जाएगा, टैक्स पेड निकल जाएगा। या नहीं तो क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट साइड क्या निकल जाएगा, तो करंट ईयर में हमने प्रोविज़न क्या बनाया है। समझ में आया। करंट ईयर में जो हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो वो हम लोग का लिखाता है यहाँ ऊपर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने में, ये यहाँ पे लिखाता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, तो जब प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ पे आ गया तो इनकम टैक्स पेड कहाँ जाता है, तो इनकम टैक्स पेड जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में, वहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल गिवन है हम लोग के पास, क्या बोल रहा है एग्जांपल में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2050 31 मार्च 2025 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकालना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोग का। तो क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस बैलेंस गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए ये 31 मार्च 2024 का बैलेंस गिवन है ओपनिंग बैलेंस, ये क्या गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे किया है ना, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब हमने क्लोजिंग में क्या कर दिया, माइनस कर दिया ओपनिंग को। 6,72,000 में हमने माइनस कितना कर दिया है,
2 लाख को, तो क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4,72,000। समझ में आया? ठीक है। अब आइए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारा गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो मैंने बताया था ना, जनरल रिजर्व का पैसा हम लोग कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट घटा होगा जब हम उसको ट्रांसफर किए होंगे, तो अब क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, मतलब 20,000 को क्या करेंगे हम लोग, अब ऐड करेंगे। आइए नीचे देखते हैं इसको, हमने ऐड किया है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को यहाँ पे ऐड किया है 20,000, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। और आइए देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोपोज डिविडेंड, तो हमेशा प्रोपोज डिविडेंड वहाँ पे ओपनिंग गिवन है और क्या गिवन है, क्लोजिंग। तो आइए नीचे देखते हैं अब, यहाँ पे हमने कौन सा प्रोपोज डिविडेंड ऐड किया है, तो प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, हमेशा कौन सा प्रोपोज डिविडेंड ऐड होता है, हमेशा प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड होता है। समझिए ऐसा क्यों। देखिए प्रोपोज डिविडेंड मेनली क्या होता है कि कंपनी अपने हर साल एक मीटिंग कंडक्ट करती है, जिसको क्या बोलते हैं, एजीएम, ठीक है। तो उसमें कंपनी क्या करती है, प्रपोज करती है डिविडेंड, कि शेयर होल्डर को ऐसा हम लोग क्या डिविडेंड देंगे, तो जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर में होगा वही डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर मिलता होगा ना। हाँ, जिससे मान के 2024 में हमने कोई डिविडेंड को प्रपोज किया, तो पेमेंट कब होगा, 2025 में, तो 2025 के प्रॉफिट को कम करेगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को लेंगे। क्लियर है? और आइए ऊपर देखते हैं क्या चीज़ और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है, ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये हो गया हम लोग का। और क्या हम लोग का इन्फॉर्मेशन है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड पेड है हम लोग का, कि हम करंट ईयर में कितना इंटरिम डिविडेंड को पेड किए हैं। ठीक है, तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे ऐड किया, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर को भी ऐड कर दिया है हमने, यहाँ 15,000, ये भी हम लोग का ऐड हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब एक आइटम हम लोग का क्या बच जा रहा है, अब मेनली बच जा रहा है यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स। देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स का आपका ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और इसका कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका। यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करेंट ईयर में हमने कितना प्रोविज़न बनाया है। क्लियर है? तो आइए हम इसके लिए बनाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए यहाँ बना है प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे बायो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 1 लाख, यहाँ मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है 84,000, और करेंट ईयर में कितना बनाया मैंने प्रोविज़न, तो 2 लाख का। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 3 लाख टोटल हो गया हम लोग का। उसमें माइनस कर दें क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, टैक्स पेड। ये समझ में आया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है। देखिए पहले हम लोग इसमें लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, और ये दो चीज़, ये जो हमारा है ना प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स पेड, ये दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन हमें जरूर गिवन रहेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग का, यहाँ पे गिवन है हम लोग का कि हमने करंट ईयर में कितना प्रोविज़न बनाया है, कितना यहाँ पे 2 लाख गिवन है। ठीक है, तो उससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। बट हम लोग यहाँ पे बना क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ता है, वहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा करेंट ईयर में कितना प्रोविज़न बना, तो कितना बना है 2 लाख। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको अब। तो अब हम क्या कर देंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 5,45,000। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब आइए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेनली क्या क्या आइटम्स आते हैं। देखिए ऑपरेटिंग आइटम में कैश इनफ्लो पढ़ना है, कैश आउटफ्लो पढ़ना है। उसके पहले हमको एक और चीज़ सीखना पड़ेगा कि ये नॉन फाइनेंस कंपनी क्या होती है। देखिए मेनली हम जो ये नॉर्मल कंपनीज या नॉर्मल जो बिजनेस को देखते हैं उसको कहा गया नॉन फाइनेंस कंपनी, मतलब जो सामान बना को बेचती है, मतलब वो सारी बिजनेसेस जो नॉर्मली सामान बना के बेचना या सामान खरीद के ला के बेचना, ये सब सारे बिजनेस का डील करती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनेंस कंपनी। और एक क्या होती है, फाइनेंस कंपनी। तो फाइनेंस कंपनी क्या होती है, ऐसी बिजनेस जो कि मेनली पैसे का लेन देन करती है। ठीक है, उनका बिजनेस ही क्या होता है, पैसे का लेन देन करना। ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करना या किसी के पैसे को इन्वेस्ट करवाना, तो क्या बोलते हैं, फाइनेंस कंपनी। जैसे क्या हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल। तो आइए अब समझते हैं।
अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप कौन सा कंपनी है आपका नॉन फाइनेंस कंपनी, तो उसमें कैश इनफ्लो क्या आएगा, उसमें कैश इनफ्लो आएगा कैश का सेल होना, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स मेनली डेटर से हमको क्या पैसा मिला, रॉयल्टी कमीशन रिसीव होना और इनकम टैक्स का रिफंड, ये सब कहाँ आ जाएगा हम लोग का कैश इनफ्लोज में। कैश आउटफ्लोज में क्या क्या आता है, तो कैश का परचेज होना, पेमेंट करना, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो गया, हो सकता है आपने कहीं से सामान मंगवाया, सामान का लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, फिर उस सामान को उतरवाने में कोई वेजेस लगा, वो सारा खर्चा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स पेड, ये सब सारे कहाँ आते हैं, कैश आउटफ्लोज में। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंस कंपनी के बारे में। नॉन फाइनेंस कंपनी, अब उसका कैश इनफ्लो क्या होता है, उसका कैश इनफ्लो होगा आपका रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि आपका काम ही होता है पैसा को इन्वेस्ट करना। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब आप सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, शेयर खरीद के रखे हैं, डिवेंचर्स खरीद के रखे हैं, क्या चीज़ के लिए, तो सेल करने के लिए। क्लियर है। आउटफ्लो में क्या क्या आता है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए। क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मेनली अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब बिजनेस अपने पैसे को जहाँ इन्वेस्ट करती है, सो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसमें कैश इनफ्लो में क्या क्या आ जाएगा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमको फिक्स्ड एसेट्स को बेच के, जैसे प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के कुछ पैसा आया है, ठीक है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे नॉन करेंट क्यों कहा गया, करंट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, तो वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हो सकता है हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा, वहाँ से हमें कोई इंटरेस्ट मिला हो। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा कर रखा है, वहाँ से रेंट पे मिलना, वहाँ से रेंट का आना, वो भी मेरे लिए कैश इनफ्लो है। क्लियर है। अब देखिए कैश आउटफ्लो क्या क्या होता है, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कोई सिक्योरिटी को परचेज किया, मतलब मान के XYZ लिमिटेड का हमने शेयर खरीद लिया, डिवेंचर इशू कर दिया किसी को, तो क्या बोलते हैं उसको, कैश आउटफ्लो बोलते हैं इसको। ठीक है। डिवेंचर्स इशू मतलब कहने का मतलब हमने डिवेंचर किसी को दिया, लोन के तौर पर डिवेंचर हमने किसी को दिया। क्लियर है। और क्या आएगा, इनकम टैक्स पेड रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इनकम टैक्स कहाँ से होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है। फिर ब्रोकरेज पेड, कमीशन पेड और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कभी कभी हम जो इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं ना, उस पर हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, कमीशन पे करना पड़ता है, तो वो सब कहाँ आएगा, सब कुछ कैश आउटफ्लो में आएगा। समझ में आया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बताया गया, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे, कोई फिक्स्ड एसेट को बेच के पैसा आया तो कैश इनफ्लो है, कोई फिक्स्ड एसेट्स को हमने खरीदा तो कैश आउटफ्लो है। क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखिए मेनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है ना, फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, पैसा का लेन देन करना। एक बिजनेस है तो उसको पैसा का जरूरत तो पड़ेगा ही, तो अब मेनली वो पैसा लाती कहाँ से और पैसा लगाती कहाँ पे है। ठीक है। तो पैसा लगाती कहाँ है, वो हमने कहाँ पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बिजनेस को जब पैसे का जरूरत पड़ता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो पैसा आता कहाँ से है, तो वो कहाँ पे आएगा, पैसा को लेने कहाँ से आएगा, कैश इनफ्लो में। तो क्या क्या आएगा आपका, रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, डिवेंचर इशू कर दिया, कंपनी ने लोन ले लिया, बैंक लोन हो, ठीक है। और इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, मान लीजिए आपके पास 2 ईयर का बैलेंस गिवन है, 2024 का और 2025 का। ठीक है। 2024 में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 50,000 का, और 2025 में वो बढ़ के कितना हो गया, 70,000 का। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। 2024 में मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था 50,000 और 2025 में बढ़ के कितना हो गया, 70,000। तो यहाँ पे ये 20,000 का जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीमेंट जो हो रहा है, ये क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम लोग के लिए क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। क्लियर है। अब आइए समझते हैं कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है। तो पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन में क्या, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। या पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमें रिडीम करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी कभी कभी अपनी इक्विटी शेयर को ही बाय बैक करती है, तो उसका ही पेमेंट करना पड़ेगा हमें। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब जो शेयर होल्डर है उन्हें डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमने लोन लेके रखा है तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अब समझिए क्या बोलना चाह रहा है, फिर से समझेंगे कि मान के हमारा 2 ईयर है, 2024 और 2025।
25। मान के 2024 में मेरे पास 75,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था और घट के इस साल कितना हो गया वो 52,000 का। तो यहाँ पे क्या हो गया 23,000 डिक्रीज कर गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे आएगा कैश आउटफ्लो, मतलब हमने इसका क्या कर दिया हो पेमेंट कर दिया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, तो नेक्स्ट बोलता है इनकम टैक्स पेड। अगर फिनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमने कोई इनकम टैक्स पेड किया तो कहाँ पे आएगा, वो भी कैश आउटफ्लो में आएगा। क्लियर है। और क्या क्या आएगा, और देखिए ब्रोकरेज एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। कंपनीज जो आपका शेयर और डिवेंचर इशू करती है ना, तो उस पर क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, अंडर राइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है। तो सारा कहाँ जाएगा, हम लोग का कैश आउटफ्लो में जाएगा। क्लियर है। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, तो मेनली 3 एक्टिविटी के बारे में बात करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। क्लियर है। ऑपरेटिंग का इनफ्लो आउटफ्लो हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग का हमने इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ लिया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो किन किन चीज़ों से होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे, अब वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए फॉर्मेट को। देखिए फॉर्मेट हम लोग का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो फॉर्मेट स्टार्ट होगा पहले हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हम लोग का पहला कौन सा एक्टिविटी के बारे में बात करना है हमको, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग का फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होता है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। क्लियर है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला क्या आता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसका कैलकुलेशन हमने ऊपर सीख लिया है। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है हमको, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखिए ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते क्या हैं, ये जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं। नॉन कैश मतलब जिसमें पैसा का कोई इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटना, तो क्या उसमें कुछ पैसा घटता है हम लोग का, नहीं ना, वो मान के एसेट का वैल्यू घटता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या, बिजनेस जैसे मान के हमारा एक बिजनेस है मोबाइल परचेस करने का, मोबाइल सेल करने का, तो ये कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बट क्या जरूरी है कि बिजनेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही सारा ट्रांजेक्शन करती हो, बिजनेस में तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे बिजनेस ने कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, उसमें लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये जो लॉस है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। देखिए ये सब जो चीज़ें हुई होंगी तो पहले हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में माइनस किया होगा ना, तो उससे हमारा प्रॉफिट घटा होगा। ठीक है, घटा होगा ना। अब हम इन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, प्लस करने वाले हैं सब चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मेनली बात क्या करता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन का जिसमें कैश हो, ठीक है ना, या जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे चीज़ों का भी बात कर रहे हैं जो कि नॉन कैश भी है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। क्लियर है। तो जो चीज़ें पहले माइनस हुई उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे गुडविल का अमोर्टाइज हो जाना, मतलब गुडविल का घट जाना, इंटरेस्ट का पेड करना खर्चा है, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये सारी चीज़ें हम एक टाइप के मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो पहले हमको माइनस किया होगा, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस करेंगे। जैसे देखिए इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, समझिए ये होता कैसे है। जैसे फिर से मान के 2 ईयर है आपका, 2023 और 2024। ठीक है, 2023 में आपने मान के प्रोविजन बना कर रखा था 5,000 का, और इस साल आपने कितना बना दिया 8,000 का। तो यहाँ पे 3,000 का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में, तो ये बढ़ रहा है ना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बढ़ना मतलब एक टाइप का लॉस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने ऐड कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए अब लेस क्या करेंगे, तो सीधा सा बात है, जब जो खर्चा पहले हुआ अगर उसको प्लस कर रहे हैं, तो जो इनकम पहले हमको हुआ होगा जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पहले क्रेडिट किया होगा, उसको क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है देखते हैं। देखिए पहला इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस को कोई अगर इंटरेस्ट इनकम आया हो, डिविडेंड इनकम आया हो, रेंटल इनकम आया हो, बिजनेस ने कोई एसेट को या कोई बिल्डिंग को रेंट पे लगा दिया तो वहाँ से रेंटल इनकम आया होगा। ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, मान के कोई फिक्स्ड एसेट्स था 70,000 का, आपने इसको बेच दिया हो मान के 80,000 में, तो ये 10,000 का जब आपको प्रॉफिट हुआ उसको क्या बोलते हैं, इसको गेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको,
गेन बोलेंगे। तो गेन तो पहले प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको हम लेस कर देंगे। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे ऊपर में हम लोग इंक्रीज को प्लस किए ना, यहाँ पे डिक्रीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए, पहले हमने क्या निकाला, तो पहले हमने ऊपर में निकाला पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाला पहले हमने पहले ये निकाल लिया। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स किया। तो उसके बाद अब क्या निकलेगा, जब हमने ये कर दिया उसके बाद क्या निकलता है हम लोग का, तो उसके बाद हम लोग का निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकलता है हम लोग का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आया। फिर से रिपीट करते हैं। हम कौन सा एक्टिविटी बना रहे हैं अभी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने फर्स्ट में क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने ऊपर फॉर्मेट में देख लिया है। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या आया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसा चीज़ जिसको हम पहले माइनस किए हैं उसको हम प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो गया आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, कोई इंटरेस्ट पे किया है हमने तो। ठीक है। फिर अब यहाँ पे लेस क्या करेंगे, ऐसा इनकम जिसको हमने पहले प्लस किया होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, फिर कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट, या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा क्या निकल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकलता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, आइए समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मेनली हमको करना होता है, ऐड करना होता है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़। अब बोलेगे अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको, हम डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड क्यों कर रहे हैं, या इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ को हम ऐड क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मान के आपके पास कोई इन्वेंट्री था, ठीक है, इन्वेंट्री था, मान के आपका कोई ईयर है 2022 2023। आपके पास 2022 में इन्वेंट्री था 80,000 का, और 2023 में कितना बचा, वो 65,000 का। तो यहाँ पे आपका 15,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज़ किया, मतलब ये आपने इसको सेल किया होगा, सेल किया होगा तो पैसा आया होगा आपके पास ना। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को भी ऐड करते हैं। क्लियर है। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ क्यों, हो सकता है आपने इन्वेंट्री को उधारी परचेज किया होगा, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर आपका बढ़ा होगा ना, क्रेडिटर बढ़ा, साथ में इन्वेंट्री बढ़ा, इन्वेंट्री बिजनेस में आया, आपने सेल किया, पैसा आया ना। इसलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस करो क्या चीज़ को, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को। क्या करना है, इसको लेस करना है। क्यों करेंगे लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखिए, अगर हमारा इन्वेंट्री पहले 65,000 था, अगर बढ़ के 80,000 हो गया तो इन्वेंट्री हमारा बढ़ रहा है ना। हाँ, इसको क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, मान के मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, मेरा एक क्या था, क्रेडिटर था, जो कि 2024 में मेरा क्रेडिटर था 50,000 का, और 2025 में वो क्रेडिटर कितना का हो गया, मान के 30,000 का। तो क्रेडिटर यहाँ 20,000 से डिक्रीज़ किया ना, मतलब डिक्रीज़ करने का मतलब हमने इसका क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ ना, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस से हमने कितना कैश को जनरेट किया, उसमें क्या लेस कर दो, इनकम टैक्स पेड। मान के आपने कोई इनकम टैक्स पेड किया है, जिसको हम कहाँ कैलकुलेट किए थे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में, याद है, हमने कैलकुलेट किया था ना वहाँ पे डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आया था इनकम टैक्स पेड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। नेट ऑफ टैक्स रिफंड, मान के हो सकता है कि कोई आपको पहले से टैक्स रिफंड आया हो पहले, तो उसको एडजस्ट करके यहाँ पे क्या कर, इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। तो फिर क्या निकलता है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है। देखिए, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में हमने तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते टाइम भी सीखा था, अब यहाँ पे भी सीखते हैं। ये कौन सी चीज़ है जो दोबारा आ गई यहाँ पे, तो ऐड करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो सकता है, कोई हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला हो तो हमने इसको प्लस किया हो, तो हमको यहाँ भी इसको क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। क्लियर है। और लेस क्या करेंगे, तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जिसको हमने पहले माइनस किया होगा, उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कहाँ पे किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको
माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका फिगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे, अगर आपका फिगर निगेटिव में आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? एक बार 2 मिनट का रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हमने क्या पढ़ा, पहले क्या निकालो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? उसमें फिर क्या ऐड करो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब जो सारे खर्चे या लॉस को पहले माइनस किया था उसको प्लस कर दो, जो सारे इनकम को पहले प्लस किया था उसको माइनस कर दो। फिर क्या निकलता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, फिर लेस कर दो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को। तो फिर क्या निकलता था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया? तो क्या निकला हमारा उससे पहले, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें फिर क्या लेस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड, फिर अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, तो देखो कोई भी एक्टिविटी हो ना उसमें मेनली दो ही चीज़ आते हैं, या तो कैश का इनफ्लो आएगा या कैश का आउटफ्लो आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कहाँ कहाँ से आएगा, तो रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के कोई पैसा आया। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेनली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट को हम लोग लेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, तो वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर आता है। ठीक है, फिर कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो सकता है, हमने किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा हुआ तो हमें डिविडेंड मिला होगा। ठीक है, और क्या आएगा, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, हो सकता है कि हमने गुडविल को बेचा हो। क्लियर है? अब आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हो सकता है हमने कोई लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर को परचेज किया हो, कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया हो, कोई इंटेंजिबल एसेट को परचेज किया हो। ठीक है, एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का परचेज या सेल हुआ हो। क्लियर है? अगर फिर से फिगर प्लस में आया तो कैश फ्लो, और अगर निगेटिव में आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी है। हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, ऑपरेटिंग से, सेकंड में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा, अब थर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए ठीक है, देखिए फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, पैसा के बारे में, कि बिजनेस पैसा कहाँ से प्रोक्योर करती है, तो पैसा कहाँ से लेकर आती है, तो मेनली कहाँ से, शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस या डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन जो लेती है। क्लियर है? तो देखिए, अगर शेयर एंड डिवेंचर से कोई पैसा आया हो तो रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर बोलेंगे उसको। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलेंगे। या हमारा क्या हुआ हो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इंक्रीज किया तो प्लस में, और डिक्रीज किया तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा वो। क्लियर है? फिर पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, हो सकता है कोई हमने बोरोइंग हो, कोई लोन हो, उसका हमने क्या कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो। क्लियर है? फिर कोई इंटरेस्ट पे किया, कोई डिविडेंड पे किया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? अब देखिए, फिर से अगर प्लस में फिगर आया तो कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर निगेटिव में फिगर आया या तो क्या बोलेंगे उसको, कैश यूज्ड इन फिनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? अब देखिए, तीनों एक्टिविटी बन गई हमारी। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो तीनों एक्टिविटी बनाने के बाद हम तीनों एक्टिविटी को प्लस करेंगे, मतलब नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों एक्टिविटी को प्लस कीजिए। और देखिए यहाँ पे कौन सा फिगर आ रहा है, यहाँ पे जो भी फिगर आएगा उसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है आपका, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इन सारी चीज़ों को। और अगर ये दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन सही बना है। क्लियर है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करेंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये था मेनली हम लोग का परफॉर्मा, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग एक अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। समझ में आया? चलिए ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023, मतलब 2 साल का बैलेंस गिवन है। हमको क्या करना है, यहाँ से मेनली हमको यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांति से। मैंने क्या बोला, पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, पहले बनता क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, पहले हमको उसके लिए चाहिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और देखते हैं इसके अलावा कुछ और गिवन है क्या। क्वेश्चन को नीचे लेके चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स का देखिए आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपका। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग का प्रोपोज डिविडेंड गिवन है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रोपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेते हैं, तो प्रोपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं। कब का लेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का लेंगे। क्लियर है। और देखिए और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और कुछ गिवन है। तो टैक्स प्रोवाइडेड, मतलब हमने करंट ईयर में कितना प्रोविज़न बनाया है, वो गिवन है क्वेश्चन में। तो आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। हम लोग पहले वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालेंगे पहले हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले ना आप जो छोटे सारे वर्किंग होते हैं पहले उसको कर लिया कीजिए, तब फिर क्वेश्चन में आइए। पहले हमको निकालना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है, ये हम लोग जो लिखी मैंने हेडिंग लिख लिया। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, बैलेंस डेट इज क्लोजिंग बैलेंस डेट इज डिफरेंस between closing and opening balance of statement of प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग कितना बैलेंस का डिफरेंस हम लोग देखेंगे ऊपर से चल के। अभी हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है हम लोग का, 20,000। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस हमको ओपनिंग करना है, 20 माइनस 10 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। ठीक है, अब उसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोज डिविडेंड। हमने देखा एडिशनल में प्रोपोज डिविडेंड गिवन था। प्रोपोज डिविडेंड हम लोग कब का लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर का लेते हैं। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड हम लोग करंट ईयर में पेमेंट करते हैं। करंट ईयर के बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है कहीं, क्योंकि करंट ईयर वाला कब पेमेंट होगा, वो नेक्स्ट ईयर जाके पेमेंट होगा उसका, तो कोई काम नहीं है उसका। प्रोपोज डिविडेंड कितना है हमारा,
हमारा क्वेश्चन है प्रपोज डिविडेंड कितना गिवन है, तो हमारा प्रीवियस ईयर कितना प्रपोज डिविडेंड है 6000। क्लियर है। और क्या है, टैक्स प्रोवाइडेड दिया गया है। क्लियर कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया वो भी हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे चल के हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाएंगे। 6000 ये हो गया। फिर इसमें ऐड क्या करना है हमको, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर। या प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर लिख देंगे यहाँ पे। कितना था हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर था 8000, तो ऐड कर दो। हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना निकल गया 24,000। क्लियर है। हम लोग का एक वर्किंग यूनिट हो चुका हम लोग का। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो करंट ईयर में टैक्स पेमेंट करना है, वो कहाँ से निकलेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए उसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये पेन थोड़ा सा ये कलर सही है। क्या बनाएंगे अब, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्लियर है। हमने क्या बनाया यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बनाया कीजिए ना, तो फॉर्मेट का सही से ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में ना फॉर्मेट पे भी क्या होते हैं ना, मार्क्स होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट को बना लेते हैं पहले, फिर अमाउंट को ऊपर से उठा के लिखेंगे। यहाँ पे बाय बैलेंस BD आता है, यहाँ पे टू बैलेंस CD आता है। ये हमारा टोटल हो के जाएगा। फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग कि करंट ईयर में कितना बनाया हमने प्रोविज़न बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो क्या बोलते हैं करंट ईयर प्रोविज़न बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में 8000 गिवन है, तो यहाँ पे 8000 लिख देते हैं। ठीक, फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, टू बैंक अकाउंट, हमने कितना टैक्स पे किया, और ये कहाँ दिखाते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है। तो आइए हम देखेंगे अब फिगर क्या क्या गिवन है हम लोग का। आइए ऊपर चलते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस है 4000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा 7000। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपना 4000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया हमारा 7000। क्लियर है। तो 12000 हम लोग का टोटल आ जाएगा। यहाँ 12000 टोटल आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकल गया हम लोग का 5000, जो कि हम लोग कहाँ पे लिखेंगे अब इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में। क्लियर है। क्या हम लोग का कोई और भी वर्किंग नोट करना है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कुछ और करने का ज़रूरत बोला गया है। एडिशनल देखा कीजिए। पता है मेनली ना कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि वहीं से पता चलता है ना कि हम लोग को वर्किंग नोट में कौन कौन से अकाउंट हम लोग को बनाने का ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बोला है, बिल्डिंग परचेस्ड फॉर 7500 एंड ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹6300 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹500। क्लियर है। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बोला गया, मतलब वो क्या बनाना पड़ेगा, पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे पहले बिल्डिंग अकाउंट का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है बिल्डिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या गिवन है कहीं पे, हाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पे कितना बैलेंस इसका, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे सेम दिया गया 60,000 और 60,000। चलिए ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट।
डेबिट क्रेडिट वही सेम, पार्टिकुलर्स अमाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है ना, मेनली ये कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, चैप्टर थोड़ा इजी चैप्टर ही है। बस थोड़ा समझना है हम लोग को कि कौन कौन से अकाउंट कैसे बनाने पड़ते हैं, कौन सा आइटम को कहाँ पुट करना है। समझ में आया? तो देखिए, बिल्डिंग अकाउंट का पहले ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? टू बैलेंस BD। क्लियर है? तो कितना गिवन था ओपनिंग बैलेंस? 60,000। अब क्लोजिंग बैलेंस भी कितना गिवन है? 60,000। ठीक है, ये टोटल का यहाँ पे कर लिया हम लोग, टोटल कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग वो ध्यान देते हैं। पहले क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, क्या क्या बताया गया है? बिल्डिंग परचेज फॉर 7,500, मतलब 7,500 का बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। चलिए ठीक है, लिखते हैं पहले टू बैंक अकाउंट। कितना परचेज किया था हम लोगों ने? 7,500 का। क्लियर है? आइए अब देखते हैं क्या कुछ और बोला गया है इसके बारे में। एंड ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ 6,300 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500। मतलब कोई एक बिल्डिंग था जो कि 6,300 का, उसको हम लॉस ऑफ 500 बेचे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है ये, कि कोई एक बिल्डिंग था कितने का? 6,300 का, उसको 500 लॉस लेस, मतलब लॉस में बेचा है। तो माइनस कर देंगे, तो कितना बेचा है हम लोग उसको? 5,800। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट सेल। कितना? 5,800। अब लॉस आया तो यहाँ पे लॉस भी लिखना पड़ेगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। क्लियर है? 500 का लॉस आया। अब देखिए, अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे? क्या कुछ और निकलने वाला है हम लोग का? यहाँ पे टोटल करो पहले। 67,500, टोटल भी तो सेम आना चाहिए 67,500। बट यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 66,300। तो 1,200 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ना। अब क्या हो सकता है? तो ये निकलता है डेप्रीसिएशन। क्या निकलेगा? ये डेप्रीसिएशन। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ निकला हम लोग का, डेप्रीसिएशन और लॉस। ये दोनों क्या है? एक तरह का नॉन कैश है, और नॉन डेप्रिसिएशन तो आपका नॉन कैश हो गया, और ये लॉस ऑन सेल क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग। तो ये कहाँ जाएगा हम लोग का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये वर्किंग नोट हो गया हम लोग का यहाँ तक। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। ये बनाना किसके बोला गया? फॉर्मेट देखेंगे कैसे बनता है क्वेश्चन। अब तो बनाना किसका बोला गया है? ABC लिमिटेड। चलो चलिए ठीक है। अब कौन से ईयर का बोला? 2024 का। तो आइए यहाँ पे ABC लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट का आप लोग ज़रूर ध्यान रखा कीजिएगा कि फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, पार्टिकुलर्स। आप चाहो तो यहाँ पे अमाउंट का एक कॉलम भी बना सकते हो, और चाहो तो दो भी। तो मैं दो कॉलम बना के स्टार्ट करूँगा, ताकि हम लोग का
प्रेजेंटेशन क्लियर है हम लोग का। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, मैं जब ये क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो मैंने इस चैप्टर के मेनली सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे टी.एस. ग्रिवाल हो, डी.के. गोयल हो, जो भी बुक को फॉलो करते हैं, उनसे आप 2-3 अच्छे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जिसमें सारे एडजस्टमेंट को दिए रहें। तो ये चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा और आप आराम से इसमें फुल स्कोर कर सकोगे। क्लियर है? हमने क्या लिखा पहले? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें हम लोग पहले क्या निकालते थे? तो हम लोग पहले निकालते थे उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमने कैलकुलेट करके रख लिया था। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया था हम देखेंगे। यहाँ पे कितना आया हम लोग का? 24,000। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20, इसको हम लोग आउटर कॉलम में कर देते हैं क्योंकि इसको कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इसका। अब क्या करेंगे इसका? अब हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्लियर है? चलिए मैं इसको अब अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मैंने क्या बोला था कि जो भी हमारे नॉन कैश चीज़ें होती है, नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें होती है, इसका हमको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। पहले जिसको माइनस किया उसको यहाँ पे प्लस कर दो, जिसको पहले प्लस किया उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला था? तो पहले डेप्रिसिएशन निकाला था हम लोगों ने, तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। कितना है डेप्रिसिएशन? 1200। क्लियर है? फिर हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आया था, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आया था हम लोग का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना आया था? 500। क्या इसके अलावा कुछ और था हम लोग का? तो थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग का यहाँ क्वेश्चन में, आइए ध्यान से देखते हैं। ये हो गया हम लोग का, इसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर चुका है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब यहाँ के लिए फ़िलहाल हो गया। क्लियर है? अब जो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड है, ये प्रपोज डिविडेंड मेरा मेनली आपका और काम कहाँ आने वाला है? तो मेनली आपको इसका काम दिखेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड हमने कहाँ पता? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। बिल्डिंग कहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और टैक्स का ज़रूरत कहाँ पड़ता है हम लोग का? जो हमने टैक्स पेड निकाला वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इंटेंजिबल एसेट दिख रहा है, गुडविल। गुडविल देखिए पहले कितना था? गुडविल था पहले 5,000 का, अब कितना हो गया? 4,500 का। मतलब गुडविल 500 घटा है ना, तो गुडविल जब डिक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? अमोर्टाइजेशन भी कहाँ आएगा आपका? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आता है। पे क्या लिखेंगे हम लोग? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना? 500। क्लियर है? अब लेस में कोई ऐसा कोई इनकम तो नहीं दिखा हमको, तो अब यहाँ क्या कर देंगे? इसको सबको प्लस कर देंगे।
2200। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक। कितना आ जाएगा हम लोग का ये, तो ये आ जाएगा हम लोग का 24 to 26,200। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेट को और थोड़ा नीचे खींचेंगे, फॉर्मेट को थोड़ा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ऐड करते थे डिक्रीज इन, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आप एग्जाम में मत लिखिएगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहीं क्वेश्चन में डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ कहीं दिख रहा है क्या। आइए देखते हैं। करेंट एसेट इन्वेंट्रीज, ये तो आपका इंक्रीज कर रहा है, पहले 1000 था 1500, लेस करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज कर रहा है तो लेस करना पड़ेगा। ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये आपका क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, ये लेस में ही जाएगा। क्या लेस में जाएगा या कहाँ जाएगा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है हम लोग का फिनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कहाँ आता है हम लोग का, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ये घट रहा है ना, तो ये कहाँ जाएगा, डिक्रीज में जाएगा, मतलब लेस में जाएगा। क्लियर है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मतलब ऐड में यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। क्लियर है। आइए देखते हैं लेस में क्या क्या दिखा हम लोग को। तो लेस में हम लोग को दिख रहा है ट्रेड पेबल्स जो कि डिक्रीज कर रहा है हम लोग का कितना से, 1500 से डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है। और क्या क्या था हम लोग के पास, इन्वेंट्री कितना से इंक्रीज कर रहा है, 500 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज कर रहा है, 7500 से। क्लियर है। आइए नीचे, तो यहाँ पे तो कोई आइटम नहीं है इस टाइप का, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको डैश कर देंगे हम लोग। अब आइए लेस में, लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा था, करेंट एसेट्स में क्या क्या इंक्रीज कर रहा था, तो हम लोग का इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेंटरीज। ठीक है। और क्या इंक्रीज किया था हम लोग का, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज किया था, और एक लायबिलिटी में एक आइटम था जो कि हम लोग का क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, तो क्या था वो, ट्रेड पेबल्स। तो अब कितना कितना है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इन्वेंट्री हम लोग का कितना था मेनली, इन्वेंट्री आइए देखते हैं इन्वेंट्री कितना का था, इन्वेंट्री कितना से बढ़ा हम लोग का, 500 का, ट्रेड रिसीवेबल्स 7500, और ट्रेड पेबल्स कितना से, 1500 से। क्लियर है। तो इन्वेंट्री हम लोग का यहाँ पे कितने से इंक्रीज किया है, हम लोग का 500 से इंक्रीज किया है। क्लियर है। हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज किया, तो 7500 से, और ट्रेड पेबल्स हम लोग का कितना से डिक्रीज किया था, 1500 से। क्लियर है। अब क्या निकल जाएगा ये हम लोग का, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशंस फॉर्मेट को और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो कितना आ गया ये सारे लेस का चीज़ है, तो लेस वाली चीज़ क्या लिखाएंगे हम लोग का, ब्रैकेट में लिखाएंगे। क्लियर है। हमेशा माइनस, अब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 8,000 व 9,500। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9,500 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का कैश जनरेशन ऑपरेशंस, ये हो जाएगा हम लोग का मेनली 007 16,700। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, जो कि हम लोग कहाँ निकाला था, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में। और यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं है यहाँ पे, तो हमको उसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करना है। इनकम टैक्स पेड हमने कितना निकाला था, आइए देखते हैं ऊपर कितना निकला है, 5,000। क्लियर है। यहाँ 5,000 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या है फिगर, हम लोग का प्लस में आ रहा है फिगर 11,700। तो ये क्या हो गया हम लोग का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है। मेनली पता है कैश फ्लो चैप्टर में ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उतने कुछ बड़े एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं। तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर अच्छे से सीख गए ना, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर है। आइए अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, मेनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको थोड़ा डबल अंडरलाइन कर दे ताकि समझ में हमने क्या निकाल दिया है। बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे इसको। तो हम लोग अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेनली क्या आता है, तो एसेट का सेल परचेज आता है। क्लियर है। हमने अभी ऊपर में बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, वहाँ हमने कुछ बिल्डिंग को परचेज किया है, कुछ को सेल किया है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को बेच के हमें कितने पैसे मिले। क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग को बेच के कितने पैसे आए थे, तो 5,800। हमने बिल्डिंग परचेज भी किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग कैसे होता है, कितना हुआ था, 7,500। ये था ना, हाँ, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या इसके अलावा कोई और भी कुछ था इसके अंदर। देखिए, कभी भी अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानना हो ना, तो हमेशा कहाँ पहुँच जाया कीजिए, नॉन करेंट एसेट्स में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की सारी डिटेल आपको कहाँ मिल जाएगी, नॉन करेंट एसेट्स में। तो यहाँ पे कुछ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हो गया, गुडविल का हमने कर दिया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले प्रीवियस ईयर में कितना था, 0, अब कितना हो गया 7,500, मतलब हमने क्या किया है, इसको परचेज किया है। क्लियर है। तो इसका क्या करेंगे, परचेज का एंट्री करेंगे यहाँ पे। परचेज ऑफ नॉन करेंट
इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, कितने का परचेज किया था हमने? 7500 का। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारे आउटफ्लो कितने हो गए? 15,000 और इनफ्लोज कितने हैं हमारे? 5,800। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 9,200। ये प्लस में आ गया माइनस में? ब्रैकेट में आएगा। क्या आएगा ये? ब्रैकेट में आएगा। कितना? 9,000। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोगों को? हमने इससे पहले ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कर ही लिया था। अब हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब जो लास्ट एक्टिविटी है। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब भी आप बनाओ ना, तो आप कहाँ ध्यान दिया करो? आप देखा करो आपका शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में। तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारा शेयर कितना बढ़ा था? 20,000। मतलब हमने कितना शेयर को इशू किया? तो 20,000 रुपये का शेयर हमने और इशू किया, तो हमारा कैश इनफ्लो है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 20,000। फिर हमने पेमेंट क्या किया? तो हमने बैंक लोन का रीपेमेंट किया 1,000 का। हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट का रीपेमेंट किया 10,000 का। और एक था हमारा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, जिसका हमने क्या किया? पेमेंट किया। इसका पेमेंट किया हमने, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कितने का था ये हमारा? 6,000 का। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी कितना है? 3,000। ठीक है। मैंने उसके बाद क्या बोला था कि आप तीनों एक्टिविटी को प्लस कर लो, A प्लस B प्लस C। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है? 5,500। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को ऐड करने के बाद। क्लियर है? उसमें हम ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन 3,000, जो कि बराबर कहाँ आ गया हमारा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। अगर हमारा नेट इंक्रीज A B C तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है, उसमें अगर हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, और वो क्लोजिंग के बराबर आ जा रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर है? देखिए, मैंने इस चैप्टर का बेसिक आप लोगों को समझा दिया, क्वेश्चन बना के क्लियर कर दिया है। आप लोग बस क्या करें, वीडियो देखने के बाद 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, या आप जो भी बुक को फॉलो करें तो 2-3 अच्छे सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। उससे क्या होगा? सारा आपका डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो ये नोट्स के बारे में बताया, नोट्स आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? तो ये आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा मेरे कॉमर्स पढ़ा दो इंस्टाग्राम पेज पे। क्लियर है? आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिए, वहाँ आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।